वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 9 की जो विज्ञान की वर्कबुक है उसका हम आधा रेखा आंकलन डिस्कस करेंगे। साथ ही हम आगे आने वाले वीडियो में जो कक्षा 9 की विज्ञान की वर्कबुक है उसके कंप्लीट कार्यपत्रक है सभी को एक एक करके हल करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों आज हम सबसे पहले जो हमारा आधार रेखा आंकलन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज का पहला सवाल है, जीवन की मूलभूत इकाई है। तो बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, कोशिका और हृदय। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कोशिका। तो बच्चों इसके साथ हम कुछ चीजें और देख लेते हैं। यानी कोशिका की खोज किसने करी थी बच्चों? तो इसकी खोज करी थी रॉबर्ट हुक ने। किसने करी बच्चों? रॉबर्ट हुक ने करी थी। कब करी थी बच्चों? 1665 में करी थी। 1665 में करी थी। बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया है, इसी को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसको? कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, या हम कह सकते हैं इसको बच्चों दूसरा नाम हो जाएगा शक्ति ग्रह, यानी कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहा जाता है। उसके बाद बच्चों अगला है हमारा केंद्रक, यानी केंद्रक की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। किसने करी बच्चों? रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। और बच्चों एक चीज और है हमारे पास, दीर्घा है हृदय। तो बच्चों ये क्या होता है? शरीर का सबसे व्यस्तम भाग होता है, यानी शरीर का सबसे व्यस्त अंग। कौन सा अंग बच्चों? सबसे व्यस्त अंग यही होता है। बच्चों एक चीज और देखें, यानी कोशिका की बात करें तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है, यानी मानव शरीर की अगर सबसे बड़ी कोशिका की बात करें, सबसे बड़ी कोशिका, तो बच्चों उसको हम बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। क्या हो जाएगी बच्चों इसका आंसर? तंत्रिका कोशिका हो जाएगी। उसके साथ ही बच्चों अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी, अगर सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो बच्चों वो होती है हमारा शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसके अंदर जो कोशिका होती है वो सबसे बड़ी होती है। और अगर सबसे छोटी की बात करें तो वो किस में पाई जाती है बच्चों? माइकोप्लाज्मा में पाई जाती है। किसमें? माइकोप्लाज्मा में पाई जाती है। तो बच्चों ये कुछ पॉइंट थे, ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है पदार्थ की अवस्था जिसका आकार निश्चित होता है। तो बच्चों उसको हम ठोस कहते हैं, क्योंकि ठोस के अंदर जो पदार्थ के कण होते हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं। और बच्चों हमारे पास टोटल कितनी अवस्थाएं होती है? 5 होती है, यानी ठोस, द्रव, तीसरी हो गई गैस। उसके बाद बच्चों चौथी जो होती है वो होती है हमारी प्लाज्मा। और अगली क्या होगी बच्चों? लास्ट होगी BEC। ठीक है। अगली है बच्चों दही का जमना किसका उदाहरण है? तो बच्चों दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन का मतलब अगर कोई पदार्थ है, जैसे माना कि ए पदार्थ है, अगर बी में बदल गया तो वापस हम बी को ए में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। यानी एक बार एक चीज को दूसरे में बदल दिया तो वापस पहले वाले में बदला नहीं जा सकता है, वो हमारा रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। यानी दही से अगर दूध से दही बना दिया हमने, जम गया, तो वापस उसको बना सकते हैं क्या? दूध नहीं बना सकते। यानी ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। अगला है पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग पर बच्चों पानी से ढका हुआ है? तो हमें ये बताना है जो पृथ्वी का कितना भाग है उस पे क्या है? जल है। तो बच्चों इसका आंसर होगा हमारा 70%। कितने प्रतिशत बच्चों? 70% भाग पर क्या है? हमारे जल है। अगला है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, यानी बच्चों इलेक्ट्रॉन पर तो ऋणात्मक आवेश होता है और प्रोटॉन पर क्या होता है बच्चों? धनात्मक आवेश होता है। यानी जो ऑप्शन नंबर बी है इसका सही उत्तर होगा। साथ ही बच्चों अगर इसके बात करें कितना होता है, यानी 1.6 10 की पावर माइनस कूलाम होता है। यानी इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है? -1.6 10 की पावर -19 कूलाम होता है। धनात्मक आवेश किस पे होता है बच्चों? प्रोटॉन पे होता है। किस पे होता है? प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश पाया जाता है। ये भी कितना होता है? 1.6 10 की पावर -19 कूलाम ही होता है। वो बच्चों न्यूट्रॉन है, उस पे कौन सा आवेश होता है? इन न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? उदासीन बोलते हैं। साथ ही बच्चों अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, तो बच्चों इसकी खोज करी थी जे थॉमसन ने करी थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? जे थॉमसन ने करी थी। साथ ही बच्चों अगर हम न्यूट्रॉन उदासीन यानी न्यूट्रॉन की बात करें तो इसकी खोज करी थी बच्चों जेम्स चैडविक ने। जेम्स
चेडविक ने करी थी। साथ ही अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो बच्चों प्रोटॉन की खोज करी थी ई गोल्डस्टीन ने। किसने करी बच्चों? ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज करी थी, जिस पर क्या आवेश होता है बच्चों? धनात्मक आवेश पाया जाता है। वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत वाली गैस कौन सी है? तो बच्चों वो हमारी नाइट्रोजन गैस है, जो लगभग 78% पाई जाती है, और जो हमारी ऑक्सीजन होती है वो लगभग 21% पाई जाती है, और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। अगला है बच्चों क्वेश्चन है, पादप में जल का संवहन कौन करता है? तो वो बच्चों हमारा जो फ्लोएम उत्तक होता है वो जल का संवहन करता है, यानी भोज्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। यानी भोज्य पदार्थों का क्या करता है? वो संवहन करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। और पादपों में जो पत्तियां होती है हरी, वो क्या करती है बच्चों? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करता है। उसके बाद जो फ्लोएम उत्तक होता है, जो भोजन पत्तियों के अंदर बनता है, उसको पौधे का हर एक अंग तक पहुंचाने का काम हमारा फ्लोएम उत्तक करता है। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, यानी गति का पहला नियम क्या है बच्चों? तो उसको हम क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। कौन सा नियम हो जाएगा बच्चों? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अगर हम बात करें तो कुल कितने नियम है बच्चों? हमारे पास 3 नियम है। पहला जड़त्व का नियम हो गया। जो हमारा सेकेंड नियम है बच्चों, हम उसको बल का नियम भी बोलते हैं। और दूसरा हो जाएगा बच्चों, हम इसको F = ma के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और ये क्या हो जाएगा बच्चों? त्वरण का नियम भी कहलाता है। अगला है बच्चों जो गति का तीसरा नियम है, उसको हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं बच्चों। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं। तो बच्चों इस प्रकार हमारे पास 3 नियम थे। प्रथम नियम है उसको हम जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। जो द्वितीय नियम है उसको बच्चों हम बल का नियम या त्वरण का नियम भी बोलते हैं, और उसको हम F = ma यानी इस फॉर्मूले के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। F यानी बच्चों फोर्स यानी बल हो जाएगा, m हमारा द्रव्यमान हो जाएगा, a हमारा त्वरण हो जाएगा। जो तीसरा नियम है उसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोला जाता है। अगला है वह धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? हमारा मरकरी यानी पारा इसका सही उत्तर होगा। अगला है बच्चों, ये तो धातु है। अगर अधातु की बात करें तो कौन सी धातु होगी बच्चों? हमारी ब्रोमीन होगी, जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला सवाल है, हथौड़े से पीटने पर सबसे अधिक ध्वनि निम्न में से किसकी सुनाई देती है? तो बच्चों वो हो जाएगी हमारी जो स्कूल की घंटी होती है उसकी होती है, क्योंकि बच्चों ये क्या होता है? धातु जितनी भी होती है ध्वनिक होती है, यानी चोट मारने पर आवाज उत्पन्न करती है। यानी जितनी भी धातुएं होती है बच्चों वो सब क्या करती है? जैसे ही हम उसके ऊपर चोट मारेंगे तो वो क्या करती है? ध्वनि उत्पन्न करती है। तो विद्यालय की घंटी हो जाएगी। ठोस से गैस में बदलना क्या कहलाता है बच्चों? तो ये हमारा ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अगर हम ठोस से सीधा किस में जा रहे हैं बच्चों? गैस में जा रहे हैं, तब तो हमारा क्या हो जाएगा? ये ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। और अगर हम मान लो बच्चों गैस से ठोस में आ रहे हैं तो इसको बोलते हैं हम निक्षेपण के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से बच्चों? निक्षेपण कहा जाता है। अगर कोई ठोस सीधा गैस में बदल रहा है तो ऊर्ध्वपातन, और अगर कोई गैस ठोस में बदल रही है तो उसको हम निक्षेपण के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है बच्चों हमारा, बंदूक की गोली में क्या होता है? तो बच्चों बंदूक की गोली में गतिज ऊर्जा होती है, जिसके कारण उसकी जो स्पीड होती है यानी गति होती है वो और तेज हो जाती है। दूरी का मात्रक होता है, तो बच्चों दूरी का मात्रक क्या होता है? देखो सेकंड का, यानी ये तो समय का मात्रक तो सेकंड होता है। न्यूटन किसका होता है बच्चों? ये बल का मात्रक होता है। साथ ही अगर किलोमीटर की बात करें तो यही हमारा क्या होगा बच्चों? इसका सही उत्तर होगा। अगर यहाँ पे मीटर होता तो भी बच्चों क्या होता है? इसका सही उत्तर होता। ये बच्चों हर्ट्ज किसका होता है? आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज होता है। यानी समय का मात्रक सेकंड, बल का मात्रक न्यूटन, किलोमीटर यानी बच्चों दूरी का मात्रक क्या होगा? किलोमीटर भी होगा और मीटर भी होगा। और जो हमारी आवर्ती होती है उसका मात्रक हर्ट्ज होता है। सिंचाई के परंपरागत तरीके होते हैं, तो बच्चों कौन कौन से हो गए इसके अंदर? छिड़काव तंत्र नहीं है, ड्रिप तंत्र भी नहीं है, चेन पंप भी नहीं है। तो बच्चों क्या हो जाएगा? रहट एक जो हमारा प्रारंभिक यानी पुराने जमाने में यानी सिंचाई का साधन था वो हमारा रहट हो जाएगा। गोबर की खाद होती है, तो बच्चों ये एक प्राकृतिक खाद है, क्योंकि ये जो हमारे मलमूत्र या अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनसे ही बनती है, रासायनिक पदार्थों से नहीं बनती है। तो इसका आंसर होगा बच्चों प्राकृतिक खाद।
कान के कौन से भाग में आभूषण पहने जाते हैं? तो बच्चों इसको हम बोलते हैं बाह्य कर्ण, यानी जो कान का बाहरी भाग होता है उसके अंदर हम क्या पहनते हैं बच्चों? आभूषण पहनते हैं। अगला है विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? तो बच्चों इसका मुख्य स्रोत होता है आंवला। जो गाजर होती है वो बच्चों हमारा जो विटामिन ए होता है उसका क्या होता है? मुख्य स्रोत होता है। अगला सवाल है बच्चों क्वेश्चन नंबर 18, कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है? तो बच्चों अभी कुछ देर पहले ही हमने पढ़ा था, रॉबर्ट हुक है, उसने कोशिका की खोज करी थी। बच्चों साथ ही हमने पढ़ा था रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज करी थी? इन्होंने केंद्र की खोज करी थी। स्लाइडन और स्वान, इन दोनों ने क्या किया था बच्चों? कोशिका का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था बच्चों? कोशिका का जो सिद्धांत था वो स्लाइडन व स्वान ने दिया था। केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की और बच्चों कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। स्लाइडन एवं स्वान ने कोशिका का जो सिद्धांत था उसको प्रतिपादित किया था। रेत से पानी को पृथक करने के लिए उपयुक्त विधि है? तो बच्चों इसको हम निस्यंदन कहते हैं और दूसरी विधि इसका नाम हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? छानना। छानना भी बोलते हैं इस चीज को, यानी अगर हम रेत से पानी को अलग करें तो बच्चों इसको क्या बोलते हैं? छान का विधि भी बोलते हैं या निस्यंदन भी कहा जाता है। आज का अंतिम सवाल है बच्चों, किस ध्वनि तरंग के अभिलक्षण होते हैं? तो बच्चों आवृत्ति भी होती है, आवृत्ति का मात्रक अभी हमने पढ़ा था, क्या होता है बच्चों? हर्ट्ज होता है, आयाम भी होता है और उसका वेग भी होता है, यानी उपरोक्त सभी इसके बिल्कुल सही उत्तर होंगे। तो बच्चों आज हमने जो हमारा आकलन था, यानी जो हमारी विज्ञान की कक्षा 9 की जो विज्ञान की वर्कबुक है उसका हमने आधार रेखा आंकलन पढ़ा था, जिसके अंदर हमने जितने भी एबेसिड दे रखे थे सबको बड़ी आसानी से हल किया है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आगे आने वाली वीडियो में हम जो इसके कार्यपत्रक है आगे के उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक